हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आपके जैसे कि आप देख सकते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपनी लॉ। यानी कंपनी लॉ क्या होता है, ठीक है, इसमें मीनिंग और इसकी विशेषताएं, ठीक है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है कंपनी का वर्गीकरण, जिसे आप कंपनी के प्रकार भी कहते होंगे। ठीक है, ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि कंपनी के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं, इनके जो कंपनी हैं उसके हमारे निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, जैसे कि अब तक हमने अपनी बुक में पढ़ा था सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। ज़्यादातर स्टूडेंट को दो ही कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि यानी कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है और निजी कंपनी क्या होती है। लेकिन इस वीडियो हम कंपनी के वर्गीकरण को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यानी जो कंपनी के प्रकार होते हैं उन्हें विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है सार्वजनिक कंपनी। वह कंपनी जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, यानी कि ऐसी कंपनी जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, ऐसी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारी निजी कंपनी। निजी कंपनी क्या है, वह कंपनी जिसकी सदस्यों के संख्या निश्चित होती है। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या एक निश्चित हो जाएगी, यानी कि एक संख्या निश्चित हो गई, उससे ऊपर सदस्य नहीं होंगे, तथा वह अपने अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है। ठीक है, इनके अंशों का हस्तांतरण नहीं करती। ऐसी कंपनी को प्राइवेट या निजी कंपनी कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी को पब्लिक कंपनी और निजी को प्राइवेट। ठीक है, फिर आगे कर जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। वह कंपनी जिसका समामेलन किसी कंपनी अधिनियम के द्वारा हुआ हो उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ठीक है, इस कंपनी का रजिस्टर्ड विधिवत रूप से किया जाता है। ठीक है, फिर हमारी बात आ जाती है यहाँ पे वैधानिक कंपनी। ये कंपनी है वह कंपनी जिसका निर्माण संसद के द्वारा पारित विशेष अधिनियम से कंपनी का निर्माण होता है, वह वैधानिक कंपनी कहलाती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है अपंजीकृत कंपनी। ठीक है, इसका ये कंपनी क्या है कि वह कंपनी जिसका निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो किंतु किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ना हुआ हो। ठीक है, ऐसी कंपनी हमारी क्या कहलाती है, ऐसी कंपनी हमारी अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सीमित दायित्व वाली कंपनी। हमारी छोटी कंपनी है हमारी सीमित दायित्व वाली कंपनी। वह कंपनी जो सदस्यों का दायित्व या हानि को सीमा, ठीक है, हानि की सीमा उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित हो। ठीक है, यानी कि वह कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व या हानि की सीमा उनके खरीदे गए अंशों तक ही सीमित हो, उसे सीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, सीमित हो गया, अब आ गया असीमित। वह कंपनी जो हानि होने पर पूर्ण हानि सभी सदस्यों द्वारा वहन की जाए, यानी कि वैसी कंपनी वो कंपनी जो हानि होने पर अपने सदस्यों द्वारा उस हानि की पूर्ति करती है। ठीक है, किसी भी दायित्व के लिए सभी सदस्य उत्तरदायित्व हो, ठीक है, उसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। यानी कि कोई भी हानि होता है तो सभी सदस्यों द्वारा वो वहन किया जाता है। ठीक है, कोई भी हानि होने पर। फिर हमारे आ जाता है यहाँ पे सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी में क्या होता है, वह कंपनी जिसका पूर्ण प्रबंध सरकार के हाथों में हो। ठीक है, सरकारी कंपनी का मतलब तो वही होगा जिसका सारा कारोबार सारा प्रबंध सरकार के हाथों में हो, उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। ठीक है, इसी कंपनी में पूंजी की, ठीक है, इसी कंपनी में पूंजी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इस कंपनी में पूंजी की अधिकता पाई जाती है तथा हानि पर, ठीक है, तथा लाभ पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, जब सरकारी कंपनी को तो लाभ पर किसका अधिकार होगा, सरकार का। ठीक है, ये पूंजी दो बार। फिर हमारा आ जाता है स्वतंत्र कंपनी, यानी कि जो हमारी जो कंपनी नंबर 9 है वो हमारी है स्वतंत्र कंपनी। इस कंपनी में देखो क्या होता है कि वह कंपनी जो किसी भी कंपनी के प्रबंध तंत्र से स्वतंत्र होकर, ठीक है, किसी प्रकार के प्रबंध तंत्र से स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय जनता में करती है। ठीक है,
उसे स्वतंत्र कंपनी कहते हैं। ठीक है, इस कंपनी का लाभ इसके सदस्यों द्वारा वितरित कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें सरकारी कंपनी में जितना लाभ होता है वो सरकार को अधिकार होता था, किंतु इस कंपनी में जो भी कंपनी का लाभ होगा वो सदस्यों द्वारा वितरित किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारी कंपनी नंबर आ जाती है 10। इसमें हमारा कह रहा है कि सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी का मतलब क्या होता है? वह कंपनी जो अन्य किसी भी प्रकार, ठीक है, अन्य किसी भी व्यापार कर, ठीक है, कर रही कंपनी के 51% या आधे से अधिक समतांशों का क्रय कर लेती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई कंपनी जो किसी और कंपनी के 51% या आधे से अधिक समतांश अपना क्रय कर लेती है। ठीक है, उसे सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर सहायक कंपनी। ठीक है, सहायक कंपनी में क्या होता है? वह कंपनी है, ठीक है, जिस पर सूत्रधारी कंपनी का अधिकार होता है। यानी कि वह कंपनी जिस पर सूत्रधारी वाली ना सूत्रधारी कंपनी का अधिकार होता है, ठीक है, उसे सहायक कंपनी कहते हैं। इस कंपनी को दूसरे सूत्रधारी कंपनी के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। कि जो सहायक कंपनी होती है वो सूत्रधारी कंपनी के द्वारा जब आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे देशी कंपनी। ठीक है, देशी कंपनी में क्या होता है? वह कंपनी जिसका प्रबंध तंत्र देश की सीमाओं के अंदर होता है उसे देशी कंपनी कहते हैं। देशी कंपनी का व्यापार मुख्यतः देश के अंदर ही होता है। ठीक है, जो देशी कंपनी होती है उसका जो व्यापार होता है वो देश के अंदर ही होता है। फिर हमारा जाता है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी क्या मतलब है? वे कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है, ठीक है, उसे बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, देशी कंपनी इसका देश के अंदर होगा सीमाओं के। विदेशी कंपनी के एक से अधिक देशों के अंदर उसका व्यापार हो रहा है तो वो विदेशी कंपनी कहलाती है। फिर हमारा आ जाता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है कि वे कंपनी अथवा संस्थाएं जो मुद्रा के लेन देन में अपना व्यापार करती हैं उन्हें बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीमा कंपनी, ठीक है, यानी कि जो कह रहे हैं यहाँ पे बीमा कंपनी यानी कि वे कंपनी जो बीमा सेवा प्रदान करके क्षतिपूर्ति प्रदान करती है तथा जोखिम, ठीक है, तथा जोखिम भार को अपने द्वारा वहन करती है उन्हें बीमा कंपनी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ जाता है विद्युत कंपनी। यानी कि विद्युत कंपनी क्या होती है? जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया विद्युत कंपनी के बारे में बताइए, तो आप लिखेंगे कि वे कंपनियाँ जो विद्युत निर्माण करती हैं, विद्युत वितरण करके जनता की सेवा करती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियों को विद्युत कंपनी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ आता है जहाजी कंपनियाँ, लास्ट का। तो जहाज़ों से व्यापार करने वाली कंपनियों को जहाजी